नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज से हम एक नई पेशकश शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज जिसका नाम है आज का मनी मंत्र। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए कि आज जिस संकट काल, संक्रमण काल में हम गुजर रहे हैं, हर किसी को, आप में, हम सब, हमें फिक्र है अपनी नौकरी की, अपनी आमदनी की, अपनी बचत की, अपनी आजीविका, अपनी रोजी रोटी की। और यह सब कुछ जुड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था से भी, और इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है। बहुत सी खबरों से आप बेखबर रह जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, या बताया ही नहीं जाता, या आप पढ़ नहीं पाते हैं, या देख नहीं पाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे सरोकारों से जुड़ी क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। अब सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, या न्यूज़ चैनल्स हों, वहाँ पर राजनीति हावी रहती है। हिंदू मुसलमान भी बहुत होता है। पाकिस्तान के बारे में इतनी जानकारी दे दी जाती है जितनी हमें ज़रूरत नहीं, अपने देश के बारे में कम, हमें पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा पता लग जाता है। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि आपसे जुड़ी खबरें, न्यूज़ दैट यू कैन यूज़, आप तक हम अब पहुँचाना शुरू करें इस सीरीज़ के माध्यम से। तो आज की जो खबरें सीधे आपसे जुड़ी हैं, आपसे ताल्लुक रखती हैं और आपको पता होनी चाहिए, उन खबरों में लॉकडाउन 17 तारीख को के बाद खुलेगा, नहीं खुलेगा, क्या शक्ल होगी, कंटेनमेंट जोन्स ही प्रतिबंधित होंगे, बाकी जगह आवाजाही खुल जाएगी क्या, ट्रेन जो चली हैं, आज से अब ट्रेन चलनी शुरू हो गई हैं, उनका हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए पर क्या असर पड़ने वाला है। हम किसानों की भी बात करेंगे, खास उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा गन्ना आज की तारीख में बोया जाता है और कटाई का अंतिम चरण वहां पर चल रहा है, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया हैं। और गन्ना एक बार मिल तक पहुंच जाए तो 14 दिन में आपको पेमेंट करनी होती है। आपकी फिक्स डिपॉजिट, सबसे सुरक्षित जरिया, आप अपना पैसा बैंकों में डाल देते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा बेहतर ब्याज दर आपको मिलेगी, उसमें भी लगातार कटौती की जा रही है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पिछले महीने मारुति जैसी सबसे बड़ी कंपनी एक भी कार नहीं बेच पाई। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन 4 मई के बाद जो रिलैक्सेशन सरकार ने दी हैं, अब उसके चलते 1600 कार बेच चुकी है। मानेसर में प्लांट शुरू कर दिया है। इन तमाम खबरों के आप पर असरात क्या होंगे, यह बताने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, पहली बड़ी खबर, लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, और तमाम अखबार अटे पड़े हैं, और उसमें राजनीतिक पहलू पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि भाई केंद्र चाहता है क्या, प्रधानमंत्री चाहते हैं, कुछ मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन खुले, कुछ कह रहे हैं कि खोल दिया जाए। अलग अलग नाम भी लिए जा रहे हैं कि भाई आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, ये तो ट्रेन भी नहीं चलने देना चाहते। महाराष्ट्र, पंजाब कहते हैं लॉकडाउन अभी ना खुले। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं, ये जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन बना रखे हैं, ये चीज़ें मत करिए, ये राज्यों को तय करने दीजिए, उन्हें ज़मीनी हकीकत की बेहतर जानकारी है। कंटेनमेंट जोन बनाइए, जहां ज़्यादा कोरोना के केसेस हैं उनको कंटेनमेंट जोन बनाइए, बाकी आर्थिक गतिविधियां आप अलाउ कीजिए। आपका सेंस क्या है? देखिए संदीप, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा थी वो ये थी कि शुरुआत में सारी एक बार लॉकडाउन करके जो तैयारियां हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो चिकित्सक हो, या पैरामेडिक्स हो, या जो पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और लोगों में एक इसको लेके जो है अवेयरनेस भी डेवलप की जाए कि आप लोग अभी फिलहाल घरों में रहें ताकि आपको जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे, चूंकि ये 45-50 दिन अब तकरीबन लॉकडाउन के हो गए हैं, तो अब प्रधानमंत्री का जो ध्यान है अब वो है जहान पे, मतलब जान भी बचे और जहान भी, लोगों को जो रोजगार है या इकोनॉमी जिसको अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है। और इसी को लेकर कल जो मुझे लगता है मेन फोकस था चर्चा का वो यही था कि अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ें। लॉकडाउन मुझे लगता है एक जनरल लॉकडाउन हो सकता है, अभी उसमें ढील ना दी जाए, हो सकता है 1 जून तक या 30 मई तक उसको फिर से बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि जो अर्थव्यवस्था के जो जरूरी स्तंभ हैं या जो चीजें जरूरी हैं इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पे लाने के लिए,
तो उनमें जरूर ढील दी जाएगी। ऑलरेडी ढील दी जा रही है, कुछ कुछ जगहों पे जो है इंडस्ट्रीज चालू की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी तो जहां तक केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है, दोनों के सामने मतलब अप्रैल महीने में ऑलमोस्ट जो है जीरो टैक्स की स्थिति बनी हुई है। टैक्सेस पर मैं आ रहा हूं और इसीलिए शायद ट्रेन भी खोल दी गई है और आज से जो ट्रेन चलेंगी 30,000 पीएनआर जनरेट हुए हैं, 54,000 यात्री उन्होंने अपनी टिकट बुक करा ली है। लेकिन क्या 15 जोड़ी ट्रेन चलने से हमारी इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल देखिए, अलग अलग अखबारों में जो खबर आ रही है, हमारी इकोनॉमी को बेल आउट पैकेज भी चाहिए सिद्धार्थ। और यहां पर सरकार जो बोरोइंग्स करती है ना, 30 लाख करोड़ का हमारा बजट है, उसमें से 7 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपए जो हैं, 7,80,000 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार बोरो करती है। बोरो मतलब बॉन्ड आप जनरेट कर देंगे कि भाई बॉन्ड आपने इशू कर दिया, हाँ कर्ज लेगी वो, बैंक आरबीआई के जरिए वो बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। एक होता है कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि अरे पैसे छाप दो, वो पैसे दरअसल छपते नहीं हैं। जब सीधे आरबीआई से अगर आप पैसे ले लो, बॉन्ड के जरिए ना लो, आरबीआई से सरकार ले ले, बोरोइंग कर ले, तो वो कहते हैं कि भाई आपने मोनेटाइज कर लिया, इकोनॉमी को आप मोनेटाइज कर रहे हैं, डेफिसिट को मोनेटाइज कर रहे हैं। अब 7,80,000 करोड़ रुपए आपकी बोरोइंग थी, सरकार कह रही है 12 लाख करोड़ तक हम इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी बोरोइंग सरकार बढ़ा रही है। यहाँ फिक्की कह रहा है, आज की खबर ये है कि भैया 4.5 लाख करोड़ की हमें सपोर्ट चाहिए, पर बेल आउट को लेकर सरकार बिल्कुल खामोश है। सरकार के पास पैसे नहीं है या बेल आउट आने वाला है। अब नितिन गडकरी कह रहे हैं 2-3 दिन में अच्छी खबर आ सकती है। संदीप, अगर इसको मैं जल्दी से आपके व्यूअर्स के लिए आसान भाषा में समझा दूं, ये जो बोरोइंग होती है ये बेसिकली सरकार का जो खर्चा है और सरकार की जो आमदनी है उसका जो गैप होता है उसको आप पूरा करते हैं बाजार से कर्जा लेके। हाँ। तो वो था इस बार के बजट के हिसाब से 7,80,000। अब आपको ये लग रहा है कि आपका रेवेन्यू और घट जाएगा, या जो जिसको आमदनी बोलते हैं वो और घट जाएगी, खर्चे वही रहेंगे, और या हो सकता है खर्चे बढ़ाने भी पड़े क्योंकि आपको इंडस्ट्री को स्टिमुलस देना है, हेल्थ सेक्टर को भी देना है, पूरी इकोनॉमी रुक गई है। तो इसी वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपनी बोरोइंग को 7,80,000 करोड़ की जगह 12 लाख करने का फैसला किया है। बल्कि जो सितंबर तक बोरोइंग करनी थी उसको में भी इजाफा किया है और तकरीबन 1,12,000 करोड़ अब ज्यादा बोरो करेगी सरकार। सितंबर तक की 6 लाख करोड़ बोरो करेगी। दूसरी बात जो आपने कहा कि पैकेज की बात, पैकेज भी मुझे लगता है उस पर बहुत गहन विचार विमर्श हुआ है और मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट रेडीनेस की स्थिति में है। लेकिन मुझे लगता है कल शायद प्रधानमंत्री ने कल का एक अवसर था तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों से भी, राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी विचार विमर्श किया और शायद समझने की कोशिश की कि इस दौरान जो आएगा बेल आउट पैकेज आएगा जो इंडस्ट्री मुझे लगता है संदीप इसी हफ्ते, मुझे लगता है, मुझे अगर ताजुब नहीं होगे अगर कल भी आ जाए तो मुझे लगता है कि अब पैकेज तो आएगा ही। इनिशियली वो एमएसएमई के लिए होगा। नहीं, एमएसएमई वाली खबर तो 15 दिन से चल रही है ना, सर्कुलेट हो रही है कि 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को दिया जाएगा, गवर्नमेंट गारंटर बन जाएगी, बैंक लोन दे देंगे एमएसएमईज को, सरकार उनकी गारंटी देगी। ये बातें तो चल रही है ना 2 हफ्ते से। हाँ संदीप, उसकी रूपरेखा पूरी तैयार है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये जो एमएसएमई पैकेज है उसका एक जो ब्रॉड कॉन्टूर यही है कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल सपोज आपकी अगर 20 रुपए है तो उसमें से तकरीबन 4 रुपए जो है 20% उसका सरकार गारंटी करेगी और वो बैंक आपको फ्रेश वर्किंग कैपिटल मुहैया कराएंगे। तो इस तरह से अगर सभी लोग एमएसएमई सेक्टर में कर्ज ले लेते हैं तो तकरीबन 2,80,000 करोड़ की फ्रेश अब देखते हैं एमएसएमई को ये मिलता है कि नहीं। मैंने कहा ये खबर बहुत दिनों से हवा में घूम रही है, लेकिन पैसे की कमी कितनी है उससे जुड़ी एक और अहम खबर। और जय जवान जय किसान के बड़े नारे लगाए जाते हैं, सरकार कहती है हम गरीबों की सरकार हैं, हम किसानों की सरकार हैं। अब गन्ना किसान, जो मैंने शुरुआत में कहा, कटाई का अंतिम चरण चल रहा है, 14,200 करोड़ गन्ने के ड्यूज हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। अब गन्ना मिलों में चला भी गया और पैसे मिल नहीं रहे, और कानूनी बाध्यता है सिद्धार्थ कि अगर मैं किसान हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी, मैं मिल में ले जाता हूं अपना गन्ना तो 14 दिन के अंदर, तुलवाई के 14 दिन के भीतर मुझे पैसे मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। देखिए संदीप, एक
जहां तक गन्ना किसानों की बात है, ये बकाया का जो स्थिति है, ये अनुमानन हर साल, इस साल तो चलिए परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं, भिन्न हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन तकरीबन इस अगर हिस्टोरिकली तकरीबन 20 साल से इसको देख रहा हूँ, हर साल यही कहानी होती नहीं नहीं, है। वो गन्ना हर साल की तो कहानी है सिद्धार्थ, पर यहाँ पर देखिए दर्शकों को ये समझाना होगा, हर साल तो होता है, ये संकट काल संक्रमण काल है, और हम पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर गोता लगा रहा है सिवाय एग्रीकल्चर के। देश को आज की तारीख में कोई बचा रहा है वो कृषि की विकास दर 3-3.5% का अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी सब तो नेगेटिव में गया। तो जो बचा रहा है अर्थव्यवस्था को, उसको पैसे नहीं दोगे क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं पड़ेंगे। ये पूरे की आप जो बात कह रहे हैं वो देरी हो रही होगी, और मुझे लगता है चूंकि प्रोसेस इतना लंबा होता है और इसमें कुछ मिल ओनर्स की भी बदमाशी होती है, तो ये दायित्व बनता है राज्य सरकार का। जहां बात हम लोग कर रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो ये सरकार को, क्योंकि जैसे ही किसान अपना गन्ना लेके मिल पे पहुंचता है, उसको एक पर्ची दे दी जाती है कि आपको इस तारीख तक इतना गन्ना आपसे लिया गया, इस तारीख तक आपका इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस साल जब आपको खास ध्यान देना है अपने किसानों का, तो आपको इस बात को राज्य सरकार को या इंश्योर करना चाहिए, इस बात का निश्चित करना चाहिए कि मिल ओनर्स उनका पेमेंट तुरंत करें। बिल्कुल। और अब अगर हम नहीं करते हैं मिडिल क्लास की भी बात करते हैं सिद्धार्थ। मिडिल क्लास से जुड़ी एक खबर आ रही है, हम लगातार बता रहे थे अप्रैल में मारुति जो सबसे बड़ी कार कंपनी है, कार निर्माता है देश में, वो एक भी कार नहीं बेच पाई। अब खबर ये आ रही है कि 4 मई, तीसरा लॉकडाउन जब से शुरू हुआ, 1600 कार बेच चुकी है मारुति सुजुकी। ह्युंडई ने भी 608 कारें पिछले एक हफ्ते में बेच दी हैं। तो जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा अब खुलता दिख रहा है, मानेसर में प्लांट खुल गए हैं, हालांकि मानेसर से भी जो हमारे सूत्र हैं मारुति में, जो टॉप लेवल लोग हैं, वो ये कह रहे हैं खोल तो दिए हैं हमने प्लांट, लेकिन पूरी इकॉनमी जब तक नहीं खुलेगी, पूरा पहिया जब तक नहीं घूमेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो इस खबर को एनकरेजिंग माने या किस तरह से लें? नहीं संदीप, बिल्कुल इनकरेजिंग खबर है, क्योंकि कम से कम कहीं शुरुआत तो हो रही है ना। क्योंकि खाली मारुति के में जो काम शुरू हो रहा है, उससे एक पूरी चेन इफेक्ट होती है ना। मारुति के वेंडर्स हैं, उनकी एंसिलरी यूनिट्स हैं, साथ ही उनके जो जुड़े हुए उनके साथ शोरूम्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज होंगे बहुत सारे। तो ये पूरी चेन एक बार दोबारा से शुरुआत हो रही है, और मेरा मानना है कि ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है, और हर एक का एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। क्योंकि खाली ऐसा तो है नहीं कि मारुति के प्लांट में जो वर्कर आ रहे हैं वही काम, मारुति की कहीं से सोर्सिंग हो रही है। नहीं, पर सब जगह खुला नहीं है ना। मानेसर से जुड़ा मैं ये अभी गुड़गांव रेड जोन है, गुरुग्राम, और दिल्ली भी रेड जोन है। वही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन रखिए, बाकी जगह खोलिए। अभी सब जगह लॉकडाउन तो है ना। तो ये वेंडर्स की या डीलर्स की या शोरूम्स की बात है, वो कहाँ, वो पूरी साइकिल कहाँ पूरी हो पा रही है? नहीं संदीप, तो जहाँ जहाँ खुला है, जहाँ ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, या जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, कम से कम वहां तो काम शुरू होगा। और बाकी जो जोन हैं, अगर वो धीरे धीरे चीजें सुधरती हैं। और एक बात और मानिए संदीप, कि अब हमको इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही इंडस्ट्री को चलना होगा। हमको एक ये सच्चाई माननी होगी कि कोरोना कोई जो है टूरिस्ट वीजा लेके नहीं आया कि इसकी ये तारीख है और ये खत्म हो जाएगा। तो अब ये नया समय है इंडस्ट्री को, तो ये न्यू नॉर्मल है इंडस्ट्री के लिए, और दर्शकों ये समझना होगा अब कोरोना हमारी जिंदगी की कड़वी हकीकत है, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, और इसी के हिसाब से अपनी जीवन शैली, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना होगा। लेकिन आम आदमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, और ये खबर है फ्रेश हायरिंग बाय टॉप 5 IT कंपनीज ड्रॉप्स 28% इन FY20। यानी कि जो बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, मैं TCS, विप्रो, इन्फोसिस की बात कर रहा हूं, वहां पर जो नई भर्तियां हैं वो 2019-20 में 28% का गोता खा गई हैं। और दर्शकों खबर समझिए, ये कोरोना के संक्रमण से पहले की बात आ रही है। तो कोरोना में क्या होगा, ये तो बड़ी चौंकाने वाली और परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। ये सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है ये सेक्टर। सिद्धार्थ। संदीप, जहां तक IT सेक्टर का सवाल है, तो आप अगर देखेंगे कि हम लोग IT आउटसोर्सिंग में बहुत आगे। तो आउटसोर्सिंग कहाँ करते हैं? US में करते हैं, यूरोप में करते हैं। तो जब आप अगर उठा के देखेंगे लास्ट ईयर की जो ग्रोथ रेट है, अगर आप देखेंगे US और यूरोप,
ऑलमोस्ट जो है उनकी ग्रोथ रेट बहुत कम, बहुत नीचे। तो ये नंबर आना स्वाभाविक था। दूसरा, प्राइसिंग कंपटीशन बहुत आ गया है। कुछ नए देश भी अब आईटी सेक्टर में नए आ गए हैं जो भारत को काफी कंपटीशन दे रहे हैं। तीसरा, आपने जो बात कही कि इस साल तो स्थिति और मुझे लगता है और खराब होने वाली है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप में आप चीजें देखें तो कोरोना तो सरकार को कुछ करना होगा ना। देखिए, रोजगार नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, रोजी रोटी नहीं होगी, बेरोजगारी की दर पहले ही 45 साल के सबसे निचले स्तर पर थी, और तब तो हम 6.1% की बात कर रहे थे 2 महीने 3 महीने पहले। अब वो आंकड़ा बेरोजगारी का 27% आ गया है, 6.1 नहीं, 27%। तो रोजगार सृजित नहीं होंगे तो घर पे बैठेगा क्या आदमी? वैसे ही घर पे बैठा हुआ। संदीप, अब इस साल तो रोजगार, मुझे लगता है लोगों की नौकरियां बच जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। नई नौकरियों की बात करना, नई नौकरियों का सृजन होना, मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। और दूसरी बात, जो स्टिमुलस फी आएगा या जो जिस तरह का सरकार की तरफ से प्रोत्साहन आएगा, वो इतना बड़ा नहीं हो सकता जैसे कि अमेरिका में है या यूरोप में है कि आप घर बैठिए, आपको कुछ पैसे सरकार जरूर देगी। हमारी सरकार ने भी कोशिश की है किसानों को, गरीब तबके को, हो सकता है कुछ माइग्रेंट लेबर्स के लिए भी आए, लेकिन मुझे लगता है अभी सरकार को कम से कम अगर एम्प्लॉयमेंट को बचाना है तो कम से कम ये जो लेबर, जो डिस्ट्रेस लेबर भाग रहा है, इंडस्ट्रियल टाउन से जा रहा है अपने घरों की तरफ, कुछ उसको लेके हम लोगों को बहुत जल्दी उपाय करने होंगे। नहीं तो हम ये जो एफर्ट कर रहे हैं ना इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने का भी, ये तो एक तो ये भी नहीं होगा। दूसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा। 14 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। ये मैं मज़दूरों, वर्कर्स की, ब्लू कॉलर जॉब्स की बात कर रहा हूँ। वाइट कॉलर जॉब्स की बात करो तो वहाँ पर स्थिति और बुरी है। खबरें ये भी आ रही हैं, आज मैं देख रहा था कि जो ये फिज़िकल फिटनेस जिम सेक्टर है, मतलब जिम्स बना रखे हैं आपने, वेलनेस सेंटर्स बना रखे हैं, वो भी बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर आ गए हैं। और उससे जुड़ी एक और खबर आ रही है। हमने गन्ना किसान की बात की है, अब जो आलू के किसान हैं, और फर्रुखाबाद वाली जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी आलू बहुत बोया जाता है, वहाँ के किसानों का बंटाधार होता दिख रहा है। और उसके पीछे वजह क्या है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। वजह क्या है कि जो ये पब्स और बार्स बंद हो गए हैं, शराब बिक्री तो खोल दी गई है लेकिन पब्स बार्स अभी नहीं खुले हैं, और यहाँ पर इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। 70% फ्रेंच फ्राइज जो हैं आलू से जो बनती हैं वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स में ही इस्तेमाल होती हैं। तो आलू के दाम 12% गोता खा गए हैं। अब ये हर जगह दिक्कत आ रही है। सब्जी वालों को बहुत दिक्कत है। जो पोल्ट्री थी, जो अंडे और मुर्गियां बेचा करते थे, पोल्ट्री फार्म्स चलाते थे, वो बर्बाद हो गए हैं। जो दूध बेचा करते थे, और हर गांव में कोऑपरेटिव सिस्टम भी चलता है, अलग अलग हिसाब किताब हैं, तो दूध कारोबारी भी बैठे हुए हैं। यहां पर मैं आलू की बात कर रहा हूं। इन चीजों पर अब गौर करने का वक्त आ गया है। इनको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है ज्यादा वक्त तक। सिद्धार्थ। संदीप, आपने आलू का जिक्र किया। मुझे लगता है क्योंकि अभी पब्स और बार तो मुझे नहीं लगता कि कब खुल पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर भी अनिश्चितता है, और मुझे नहीं लगता ये कि प्रायोरिटी एरिया में ये होंगे। जहां तक आप आलू की बात करें तो इस समय सरकार को बहुत जल्दी से, क्योंकि मैं एक खबर और भी देख रहा था कि अभी कोल्ड स्टोरेजेस फंक्शनल नहीं, तो किसान पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तो डिमांड नहीं, ऊपर से अगर रखने की व्यवस्था नहीं होगी, उसके उस आलू को वो रख नहीं पाएगा, कहीं स्टोर नहीं कर पाएगा, तो उस पर दोहरी मार पड़ेगी। ये आलू जो है सड़ जाएगा, और हो सकता है ये भी हो कि आगे चल के इसकी शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि तो इसलिए हम लोगों को 2 काम करने होंगे। तुरंत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा कि एक तो जो भी इस तरह के पेरिशेबल आइटम्स हैं उनका मूवमेंट को सुनिश्चित किया जाए, बहुत मतलब आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह जहां इनकी डिमांड हो वहां पहुंचा दिया जाए। और दूसरा, जो कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह हैं, जो स्टोरिंग फैसिलिटीज हैं, उनको तुरंत अप एंड मूविंग किया जाए ताकि इसको स्टोर किया जा सके और किसान को जो है इसकी दोहरी मार ना पड़े। बिल्कुल। जो फल फूल सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्लोरिकल्चर जो है, इसे देखना होगा। पोल्ट्री वालों की बड़ी दिक्कतें हैं, इनके बारे में हम बिल्कुल चर्चा नहीं करते हैं, वो बर्बादी के कगार पर हैं। आज की आखिरी खबर जो आम आदमी से जुड़ी है सिद्धार्थ, वो ये कि जो फिक्स डिपॉजिट
आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, सबसे सुरक्षित है भाई, ये सोचते हैं, उसमें ब्याज दर अच्छी मिलती है। अब आम आदमी ये भूल जाता है कि जब आपको ब्याज दर 6%, 6.5%, 8% तक भी कुछ बैंक देते हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए और अच्छे प्रावधान कर देते हैं, लेकिन उस पर भी इनकम टैक्स लगता है। आपके स्लैब में आते हैं उस हिसाब से इनकम टैक्स भी लगेगा। लेकिन अब खबर ये आ रही है, और ये पिछले कुछ महीनों से, कुछ क्वार्टर्स में मैं देखूं, एफडी रेट्स लगातार गिर रहे हैं। और इस कोरोना काल में अब खबर ये आ रही है कि 50 बेसिस पॉइंट्स और काटने की बात हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई ने पहले काट दिया, अब आईसीआईसीआई बैंक भी काट रहा है। मतलब मैं एफडी में भी पैसे डालूंगा, वहां भी कमाई नहीं होगी, मेरी कमाई कहां होगी? सिद्धार्थ, हम लोगों की जो अभी तक अर्थ नीति है या जो ब्याज दर को जो नीति है, आरबीआई का लगातार ये कोशिश है कि इसको नीचे लाया जाए, और वो इसलिए करना चाहती है, वो उसकी मंशा है कि अगर ब्याज दरें कम होंगी तो इंडस्ट्री बोरो करेगी, लेंडिंग बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कोरोना होने के बाद क्या है कि कर्ज को और सस्ता करने के लिए आरबीआई ने अपने रेपो रेट में गिरावट की, और तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो बैंक भी क्या करे, कोई लेने वाला नहीं, तो वो एक सीमित, उसकी भी एक इनकम है, वो रिवर्स। तो आम आदमी क्या करेगा सिद्धार्थ आज की तारीख में? एफडी में पैसा लगाऊं, ब्याज अच्छा नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में लगाऊं, वो गोता खा रहा है, एसआईपी में लगाऊं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जैसे घोटाले हो जाते हैं यहाँ पर, मैं कहाँ पे लगाऊं पैसे? संदीप देखिए, अभी तो फिलहाल क्योंकि महंगाई दर्जा, इन्फ्लेशन जो है कम है, तो इस समय अभी भी बेस्ट ऑप्शन आपके फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि ये सेफ है। एक बार ये बात प्रूव हो गई, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में तो ना ही जाएं, कम से कम वो लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं या सीनियर सिटीजन हैं। एक दो ऑप्शन और हैं, मैं जैसे कह सकता हूं कि आप बैंक में पता करेंगे तो आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन की कुछ डिपॉजिट होती है, जिन पे भी आपको छमाही और सालाना ब्याज दरें मिलती हैं, उन पे इंटरेस्ट रेट थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन उनको आप निकाल नहीं सकते हैं बीच में। जितने दिन के लिए आप उनको बैंक के पास रखेंगे, उतने ही दिन आपको उनके पास उनको वहां पे आपको जमा ही करना होगा। दूसरा एक व्यय वंदना योजना करके है सीनियर सिटीजन के लिए, एलआईसी की, जिसको फिर से सरकार मुझे लगता है हाल ही में नोटिफाई कर देगी, तो उससे तकरीबन 7.5% का इंटरेस्ट रेट होगा, तो 15 लाख रुपए तक आप उसमें रख सकते हैं। साथ ही आप एनएफसी या जो पोस्ट ऑफिस की कुछ डिपॉजिट है, उनमें अभी भी इंटरेस्ट रेट थोड़े बेहतर हैं, तो आप उन विकल्पों पे भी विचार कर सकते हैं। तो ये संकट काल है और इसीलिए हमने ये पहल की है, आपको खबरें समझाने की, अर्थव्यवस्था से जुड़ी, आपकी जेब से जुड़ी, आपके रोजगार से जुड़ी, आपकी बचत से जुड़ी तमाम खबरें हम लेकर आपके सामने रोज़ हाजिर होंगे। और आपके जो भी कमेंट्स हैं या सजेशंस हैं वो ज़रूर हमें भेजिए, ताकि हम इस पेशकश को और बेहतर बना सकें। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।